नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से रीतिकाल की पूर्व पीठिका के बारे में पूरा पढ़ा था। आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे रीतिबद्ध कवियों से। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ साथ जो मैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताती हूँ, टिक लगवाती हूँ, वो विशेष रूप से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है परीक्षाओं के लिए। इन महत्वपूर्ण तथ्यों से परीक्षाओं में आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी हिंदी साहित्य से अच्छे से कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो रीतिबद्ध कवियों के बारे में। देखिए, जब भी आप रीतिबद्ध कवियों की बात करें तो परीक्षा में कभी कभी रीतिबद्ध कवियों का क्रम आता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि रीतिबद्ध कवि को प्रारंभ करने से पहले, अर्थात उनका जीवन का जो क्रम है, उन सबसे पहले आते हैं बिहारी, जो कि रीति सिद्ध कवि हैं। परीक्षा में ऐसा देखने को मिला है कि बिहारी पहले दे दिया जाता है, उसके बाद रीतिबद्ध कुछ कवि आते हैं, जैसे चिंतामणि, मतीराम या कुछ भी इनमें से आ जाएं। तो बिहारी सबसे पहले आते हैं, क्योंकि बिहारी का जो समयकाल है वो 1595 है, जो कि इन सभी रीतिबद्ध कवियों से पहले आता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले आप कवियों को पढ़ लीजिए, उसके बाद जो ट्रिक मैंने बनाया है उसे मैं बताऊंगी। जैसे रीतिबद्ध कवियों में प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त हम देखेंगे। चिंतामणि त्रिपाठी बहुत महत्वपूर्ण है, 1609 ईस्वी इनका जन्म है। और आश्रयदाताओं के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कौन किसके आश्रय में रहते थे। तो चिंतामणि त्रिपाठी शाहजी भोसला और शाहजहां के आश्रय में थे। वहीं भूषण 1613 ईस्वी शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से। मतीराम जहांगीर के आश्रय में थे। जसवंत सिंह 1626 ईस्वी। देखिए, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे ही मैं आपको बता रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। आगे कवि है तोषनिधि कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र महत्वपूर्ण है, इनके आश्रयदाता का नाम है राम सिंह। वही देव के आश्रयदाता का नाम है आजम शाह, और इनका जो समय है जन्म 1673 ईस्वी। ये सभी आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे, आगे आते सैयद गुलाम नबी, रसलीन, भिकारी दास, पद्माकर सिंह। इनका समय 1753 ईस्वी है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण कुछ कवि हैं, इन्हें याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये। अक्सर परीक्षाओं में इससे प्रश्न देखने को मिलता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना है, तो चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, नेट की परीक्षा में पूछा भी गया था कि चिंतामणि क्या है, तो रसवादी आचार्य है। आगे देखेंगे चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर अर्थात सगा। तो चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। भूषण वीर रस के कवि है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वीर रस का कवि भूषण। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। किसने भूषण को भूषण की उपाधि दी, तो सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि इन्हें दी थी। और ये वीर रस के कवि है, बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भूषण की पालकी को कंधा किसने लगाया था, तो छत्रसाल ने स्वयं लगाया था। जिस पर भूषण ने कहा था, सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, किसकी, भूषण की, कि सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता।
वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। बहुत महत्वपूर्ण है रामचंद्र शुक्ल की यह उक्ति कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन में कोई कवि की झूठी खुशामद इसे नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। इसे अच्छे से देखिएगा। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं, अर्थात सगे माने जाते हैं। आगे हम देखेंगे मतीराम ने अपने ग्रंथों को अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया है, जो निम्नांकित है। ये सभी रचनाएं मतीराम की हैं। इसे एक बार देखेंगे। जैसे जहांगीर को समर्पित किया है फूल मंजरी, बिना आश्रयदाता के रसराज जो कि बिना आश्रयदाता के है। श्रृंगार रस का निरूपण ग्रंथ है रसराज, मतीराम का बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ललित ललाम भाव सिंह हाड़ा, ये अलंकार निरूपण ग्रंथ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी आगे है अलंकार पंचाशिका मतीराम की। वृत्त कौमुदी भी बहुत महत्वपूर्ण है मतीराम की। साहित्य सार नायिका भेद का ग्रंथ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रसराज श्रृंगार रस का ग्रंथ है, ललित ललाम अलंकार का, अलंकार पंचाशिका अलंकार का, वृत्त कौमुदी छंद का निरूपण है। इस साहित्य सार में नायिका भेद का निरूपण किया गया। ये सभी रचनाएं मतीराम की है और महत्वपूर्ण है। आगे हम देखें कि आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंद सार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। ये वृत्त कौमुदी और छंद सार आप याद रखिएगा किसकी रचना है, तो मतीराम की रचना है। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। किसने माना है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है रसराज को प्रथम ग्रंथ। ये ग्रंथ किसका है, तो मतीराम का यह ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है मतीराम की सी रसस्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का कि मतीराम में जिस प्रकार की रसस्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा है जो कि रीति का अनुसरण करती है, वैसे करने वाले बहुत कम लोग हैं। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। कौन कौन सी, साहित्यिक भी लिखी हैं और आध्यात्मिक भी लिखी है, जो निम्नांकित है। यहाँ हम उनकी कुछ रचनाओं को देखेंगे। यहाँ हम उनके कुछ रचनाओं को देखेंगे और साथ साथ विषय वस्तु को भी देखेंगे। जैसे भाषा भूषण 212 दोहे में अलंकारों का निरूपण किया गया है जसवंत सिंह के द्वारा। वहीं प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा का पद्यानुवाद है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय किसका, तो जसवंत सिंह का। आगे अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, ये सभी जो रचनाएं हैं वो वेदांत विषय का निरूपण करने वाली रचनाएं हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि जसवंत सिंह रीतिकाल में साहित्यिक रचनाएं तो लिखते ही हैं, साथ साथ आध्यात्मिक रचनाओं को भी लिखते हैं। आगे देखेंगे सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है शुक्ल की। किसके लिए, तो सुखदेव मिश्र के लिए, कि छंद शास्त्र का जितना अच्छा और सुंदर निरूपण सुखदेव मिश्र ने किया है उतना अच्छा किसी कवि ने नहीं किया है। आगे सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी, अर्थात कविराज की उपाधि सुखदेव मिश्र को मिली है और दी किसने, तो राजा राज सिंह गौड़ ने दी थी। आगे हम सुखदेव मिश्र की कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेंगे। जैसे वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसार्णव, श्रृंगार लता, आध्यात्म प्रकाश और दशरथ राय। इसमें से वृत्त विचार, छंद विचार, रसार्णव, श्रृंगार लता ये बहुत महत्वपूर्ण है सुखदेव मिश्र की रचना। इसे अच्छे से देखिएगा। तोष रसवादी आचार्य है। तोष कवि के बारे में लिखा है कि ये क्या है, रसवादी आचार्य है। इनका मूल नाम तोष निधि है, जो कि महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कवियों के बारे में आपको मिलेगा कि ये रसवादी आचार्य हैं,
तो कुछ कवियों के बारे में मिलेगा कि ये वीर रस के कवि हैं। जैसे हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि चिंतामणि त्रिपाठी को रसवादी आचार्य कहा जाता है। फिर देखिए तोष भी रसवादी आचार्य हैं। वहीं भूषण को हमने पढ़ा था कि भूषण वीर रस के कवि हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आगे हम देखेंगे कि तोष की कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे सुधा निधि, नखशिख, विनय शतक। तो इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि ध्यान में रहे। आगे देखेंगे कुलपति मिश्र रस ध्वनिवादी आचार्य थे। क्या थे कुलपति मिश्र? रस ध्वनिवादी आचार्य। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। किनके भांजे थे? बिहारी लाल के। कौन? कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 ईस्वी से 1686 ईस्वी तक माना जाता है। कुलपति मिश्र की कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो इस प्रकार है, हम देख लेंगे। रस रहस्य, जिसका विषय वस्तु क्या है? तो मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद है। द्रोण पर्व, महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। युक्ति तरंगिनी, जो कि अप्राप्य है। नखशिख भी अप्राप्य है। और एक है संग्राम सार। इसमें रस रहस्य और द्रोण पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। नेट की परीक्षा में रस रहस्य पूछा भी था कि किसकी रचना है, तो कुलपति मिश्र की रचना है। और रस रहस्य का वर्ण विषय क्या है? तो मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद है। वही द्रोण पर्व का विषय वस्तु क्या है? तो महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। आगे देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है कुलपति मिश्र के बारे में। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। ये महत्वपूर्ण है कि देव कवि का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि रीतिकाल का कौन सा कवि आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है? तो देव प्रसिद्ध है। आगे हम पढ़ेंगे देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देव की संप्रदाय में दीक्षित थे, तो हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। यहाँ हम कुछ देव की प्रमुख रचनाओं को देख लेंगे जो इस प्रकार है और महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से। जैसे भाव विलास, जिसमें रस एवं नायक नायिका का भेद है। अष्टयाम, 8 पहरों में नायक नायिका के बीच का विलास वर्णन है। भवानी विलास, भवानी दत्त वैश्य को समर्पित है। राग रत्नाकर, राग रागिनियों के स्वरूप का वर्णन है। कुशल विलास, कुशल श्री के नाम पर आधारित है। देवचरित, कृष्ण के जीवन के संबंध प्रबंध काव्य है। प्रेमचंद्रिका उद्योत सिंह को समर्पित है। जाति विलास, विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। रस विलास, राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। शब्द या काव्य रसायन, इसमें शब्द शक्ति रसादि का वर्णन किया गया है। सुख सागर तरंग, इसमें अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्व सवैया का संग्रह है। देव माया प्रपंच, यह संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद है। देव शतक आध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। सुजान विनोद और प्रेम तरंग, ये सब देव की बहुत प्रमुख रचनाएं हैं जिसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। विशेषकर भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच तथा सुजान विनोद एवं प्रेम तरंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और इसका क्या विषय वस्तु है, तो आगे चलेंगे हम। आगे देखेंगे सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने सन 1897 ईस्वी में किया था। किसने किया था? बाल दत्त मिश्र ने सुख सागर तरंग का संपादन। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्व कोश माना है। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का क्या माना है? तो विश्व कोश माना है। परीक्षाओं में पूछा भी गया था कि नायिका भेद का विश्व कोश किस रचना को माना जाता है? तो सुख सागर तरंग को माना जाता है। सर्वप्रथम शिव सी सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई थी। कितनी बताई है संख्या? तो 72 बताई है शिव सी सेंगर ने। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख भी किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव की कुछ अन्य कृतियां भी बताते हैं, जैसे वृक्ष विलास, पावस विलास,
ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखशिख, प्रेम दर्शन, ये सभी रचनाएं देव की हैं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं। आगे देखेंगे देव कविता में अभिधा को बहुत महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं। देखिए देव किसको महत्व देते हैं, तो अभिधा को महत्व देते हैं। ये एक शब्द शक्ति है। आगे की वीडियोस में जब हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्र के बारे में, शब्द शक्तियों के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगी कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये 3 काव्य शक्तियाँ हैं। यहाँ हम देख लेंगे कि देव कविता में अभिधा को महत्व देते थे और अपने काव्य रसायन जो कि देव की है, बहुत महत्वपूर्ण रचना, अभी अभी हमने पढ़ा भी था। तो काव्य रसायन में देव लिखते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उलटी कहत नवीन। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है देव की कि अभिधा उत्तम काव्य है और मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उलटी कहत नवीन। ठीक है, इसे अच्छे से याद कीजिएगा। आगे देखेंगे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है। ये मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, ध्यान रखिएगा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है, पुस्तक है उनकी। तो अपने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा में चतुर्वेदी जी लिखते हैं, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। यानी कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी भी देव को क्या मानते हैं, तो ध्वनि संवेदनशीलता में रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम कवि मानते हैं देव को। रसलीन के बारे में पढ़ेंगे कि रसलीन का पूरा नाम गुलाम नबी था। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि रसलीन का पूरा नाम क्या था, तो गुलाम नबी था। और ये किसके शिष्य थे, तो मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। यहाँ हम रसलीन की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों को देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें पहला है अंग दर्पण। इसका जो विषय है वो है अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन किया गया है। वहीं दूसरी ओर रस प्रबोध है, जिसमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि अंग दर्पण, रस प्रबोध, ये सब किसकी रचना है, तो रसलीन की रचना है। आगे हम देखेंगे भिखारी दास के बारे में। तो भिखारी दास का जो रचना काल है वो 1728 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। भिखारी दास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। जैसे नामकोश, इसका विषय है कि ये कोश ग्रंथ है। रस सारांश, यह रस के भेदों का वर्णन है इसमें। छंदार्णव पिंगल, इसमें छंदों का विस्तृत वर्णन किया गया है। काव्य निर्णय, काव्य के भेदों का वर्णन है इसमें। श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय में नायक नायिका का भेद वर्णन है। विष्णु पुराण भाषा, इसमें विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किया गया है। शतरंज शतिका, यहाँ शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन है। अमरकोश, संस्कृत के अमरकोश का पद्यानुवाद है। तो आप देख सकते हैं कि रीतिकालीन कवि में भिखारी कितने ज़्यादा समृद्ध कवि हैं। इनका काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और इसका विषय अर्थात काव्य निर्णय में काव्य के भेदों का वर्णन और श्रृंगार निर्णय में नायक नायिका के भेदों का वर्णन, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम चलेंगे। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। किसने उपाधि दी, तो जयपुर के नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी है। यहाँ हम पद्माकर भट्ट की कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेंगे, जैसे हिम्मत बहादुर विरदावली। इसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन किया गया एक प्रबंध काव्य है। पद्माभरण, अलंकारों का वर्णन है। जगत विनोद 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नवरसों का विवेचन किया गया है। प्रबोध 50 भक्ति निरूपण ग्रंथ है। गंगा लहरी, संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद है इसमें। प्रताप सिंह विरुदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन करने वाला ये प्रबंध काव्य है। कली 25
राम रसायन में वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है ये। अलीजहाँ प्रकाश, इसमें महाराज ग्वालियर के नाम लिखा गया है ये। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी रचनाओं का क्रम भी याद रखिएगा कि कौन सी रचना पहले है और कौन सी बाद में, और साथ साथ इसका विषय क्या है ये भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथ ही इसमें कितने प्रकाश हैं, कितने छंद हैं, इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा ध्यान से कि किसमें कितने छंद हैं, किसमें कितने प्रकाश हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से रहे पद्माकर भट्ट में? तो हिम्मत बहादुर विरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी और प्रताप सिंह विरदावली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि रीतिकाल के किस कवि ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन किया है? तो आपको याद रखना है पद्माकर भट्ट ने किया है होली, फाग और त्योहारों का वर्णन। आगे हम रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ देखेंगे और आचार्य देखेंगे। जैसे जसवंत सिंह का है भाषाभूषण, मतीराम का ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका, भूषण का शिवराज भूषण, श्रीधर कवि का भाषाभूषण, रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ का रसिक मोहन, गोविंद कवि का कर्णाभरण, दूल्हा का कविकुल कंठाभरण, ऋषिनाथ का अलंकार मणिमंजरी, राम सिंह का अलंकार दर्पण, पद्माकर का पद्माभरण, गिरधर दास का भारती भूषण। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वो है जसवंत सिंह का भाषाभूषण, मतीराम का ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका, श्रीधर का भाषाभूषण, दूल्हा का कविकुल कंठाभरण, राम सिंह का अलंकार दर्पण, पद्माकर का पद्माभरण। ध्यान दीजिएगा कि ये सभी जो रचनाएं हैं वो क्या है? तो रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपण ग्रंथ है। ठीक है, अलंकार निरूपण से संबंधित ये सभी रचनाएं हैं। आगे चलेंगे हम। अभी हमने अलंकार निरूपक ग्रंथों को पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे रीतिकाल के विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथों को। यदि आपको ये अलंकार निरूपक, काव्यांग निरूपक की समझ में नहीं आ रहा हो, समझने में उलझन हो रही हो, तो इससे पहले की वीडियो में जाकर के आप इसके विभाजन को, अर्थात रीतिकाल में जो विभाजन किया गया है इस प्रकार के ग्रंथों का और किस आधार पर किया गया है, उसे जाकर के अवश्य देख ले, ताकि आपको कोई उलझन ना हो, समझने में आसानी हो कि काव्यांग निरूपक कहाँ से आया या फिर अलंकार निरूपक कहाँ से आया और किस शाखा के अंतर्गत इसे हम रखेंगे। तो वो वीडियो जाकर के ज़रूर देख लें, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आइए देखेंगे काव्यांग निरूपक ग्रंथों को। काव्यांग निरूपक में हम देखेंगे चिंतामणि के कविकुल कल्पतरु, कुलपति के रस रहस्य, देव का काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन, सुरति मिश्र का काव्य सिद्धांत, कुमार मणि का रसिक रसाल, श्रीपति का काव्य सरोज, सोमनाथ या शशिनाथ का रस पीयूष निधि, भिखारी दास का काव्य निर्णय, रूपशाही का रूप विलास, जनराज का कविता रस विनोद, जगत सिंह का साहित्य सुधानिधि, रणवीर सिंह का काव्य रत्नाकर, प्रताप शाही का काव्य विलास, थान कवि का दलेल प्रकाश, रतन कवि का फतह प्रकाश। इस प्रकार ये सभी काव्यांग निरूपक ग्रंथ थे। इनमें से जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे चिंतामणि का कविकुल कल्पतरु, कुलपति मिश्र का रस रहस्य, देव का काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। सुरति मिश्र का काव्य सिद्धांत, वही सोमनाथ का रस पीयूष निधि, भिखारी दास का काव्य निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे प्रताप शाही का काव्य विलास। तो इस प्रकार ये जो मैंने बताया ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम रीतिकाल के छंद निरूपक ग्रंथ निम्नांकित है, इसे देख लेंगे कि कौन कौन से छंद निरूपक ग्रंथों में है। चिंतामणि का पिंगल, मुरलीधर भूषण का छंदो हृदय प्रकाश, मतीराम का छंदसार, सुखदेव मिश्र का वृत्त विचार, माखन का श्री नाग पिंगल छंद विलास, जय कृष्ण भुजंग का पिंगल रूप दोष भाषा, भिखारी दास का छंदार्णव, नारायण दास का छंदसार,
दशरथ का वृत्त विचार, नंद किशोर का पिंगल प्रकाश, चेतन का लघु पिंगल, राम सहाय का वृत्त तरंगिनी, हरिदेव का छंद पयोनिधि, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी का छंदानंद पिंगल। तो इस प्रकार ये सभी छंद निरूपक ग्रंथ थे। अब इन रीति ग्रंथ के छंद निरूपक ग्रंथों में जो सबसे प्रमुख है वो है परीक्षा की दृष्टि से चिंतामणि का पिंगल, मतीराम का छंदसार बहुत महत्वपूर्ण है, वही भिखारी दास का छंदार्णव, नारायण दास का छंदसार, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम चलेंगे, आगे हम रीतिकाल के रस निरूपक कवि और उनके ग्रंथों को देख लेंगे। इन कवियों में है तोष निधि, इनका रस निरूपक ग्रंथ है, ध्यान दीजिएगा, अब सब हम रस निरूपक ग्रंथों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तोष निधि का ग्रंथ है सुधा निधि। मतीराम का रसराज बहुत महत्वपूर्ण है, मतीराम का रसराज न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रसराज या ललित ललाम किसकी रचना है, तो मतीराम की रचना है, इसे बहुत अच्छे से याद करिएगा। आगे रस निरूपक कवियों में है देव, जिनकी रचना है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास और बहुत महत्वपूर्ण है देव की रचना भाव विलास, भवानी विलास तथा रस विलास। भिखारी दास की रस सारांश और श्रृंगार निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। रसलीन की रस प्रबोध भी बहुत महत्वपूर्ण है। पद्माकर, जगत विनोद, बेनी प्रवीण, नवरस तरंग, प्रताप शाही, व्यंग्यार्थ कौमुदी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे है सुखदेव मिश्र की रस रत्नाकर, रसार्णव, श्रृंगार लता, मंडन की है रस रत्नावली, ग्वाल की रस तरंग, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मंडन की, ग्वाल की, ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे श्रीपति का रस सागर, याकूब खां की रस भूषण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, रस भूषण याकूब खां। आगे है रघुनाथ की काव्य कलाधर, उदयनाथ कविंद्र की रस चंद्रोदय, शंभुनाथ की रस कल्लोल और रस तरंगिनी, समनेश की रसिक विलास, शिवनाथ की रस सृष्टि, उजियारे या दौलत राम की रस चंद्रिका या जुगल प्रकाश, राम सिंह की रस निवास, सेवा सदन की रस दर्पण, बेनी बंदीजन की रस विलास, कर्ण कवि की रस कल्लोल, नवीन की रस तरंग, चंद्रशेखर की रसिक विनोद, सोमनाथ की श्रृंगार विलास, कृष्ण भट्ट देव ऋषि की श्रृंगार रस माधुरी, यशवंत सिंह की श्रृंगार शिरोमणि और लाल कवि की विष्णु विलास। इसमें यशवंत सिंह की श्रृंगार शिरोमणि महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हमने रस निरूपक ग्रंथों को देखा। अब हम देखेंगे हिंदी के कुछ प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं को। इन रचनाकार और उनकी रचनाओं को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बताती भी चलूँगी आपको। जैसे चिंतामणि की रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें श्रृंगार मंजरी और कवि कुल कल्पतरु तो न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। आगे है कुलपति मिश्र की रस रहस्य, बहुत महत्वपूर्ण है, संग्राम सार, युक्ति तरंगिनी, नख शिक, द्रोण पर्व, ये सब कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं। आगे कुमारमणि की रचना है जैसे रसिक रंजन, रसिक रसाल। फिर देव की रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन। आगे देव की रचनाओं में है जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राम रत्नाकर, सुख सागर तरंग, इसमें जाति विलास, देव माया प्रपंच और सुख सागर तरंग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा। अगला है सोमनाथ। सोमनाथ की रचना रस पीयूष निधि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास, माधव विनोद, ये सभी सोमनाथ की रचनाएं हैं। अगला है भिखारी दास। इनकी रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, शब्द नामकोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, ये सभी रचनाएं हैं जिसमें काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे रसिक गोविंद को देखेंगे जिनकी रचना है रसिक
गोविंदानंद घन, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल, रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा, ये सभी रसिक गोविंद की रचना है। आगे हम प्रताप शाही की रचनाओं को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे व्यंग्यार्थ कौमुदी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। वहीं काव्य विलास, जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद और जुगल नखशिक, इसमें व्यंग्यार्थ कौमुदी और श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। कभी कभी तो व्यंग्यार्थ कौमुदी का प्रकाशन वर्ष भी पूछ लेता है, तो इसे अच्छे से याद करिएगा। आगे है अमीरदास की रचना, सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास सत्सई, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, शेर सिंह प्रकाश, फाग पचीसी, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वैद्य कल्पतरु और अश्व संहिता प्रकाश, ये सभी अमीरदास की रचनाएं हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। आगे हम कवि ग्वाल को देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ग्वाल कवि की रचना है यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रस रंग, कृष्ण जू को नखशिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बीसा, कुब्जाष्टक और षड ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, रस रूप, दृग शतक, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें सबसे ज़्यादा यदि महत्वपूर्ण है तो है रसिकानंद, रस रंग, कवि दर्पण और षड ऋतु वर्णन। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसकी रचना है, तो ग्वाल कवि की रचना है। आगे हम तोष निधि की रचनाओं को देखेंगे जिसमें है सुधा निधि, नखशिक और विनय शतक। अगला है रसलीन। रसलीन की सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। रस प्रबोध, अंग दर्पण, ये दोनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा। कई बार परीक्षाओं में से प्रश्न आया है। आगे देखेंगे हम पद्माकर भट्ट की रचनाओं को। इनकी भी रचनाएं ज़्यादातर बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली और कली पच्चीसी। कभी कभी तो इन रचनाओं का क्रम भी पूछ देता है, इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे बेणी प्रवीण की रचनाओं को। इनकी रचनाओं में है श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग बहुत महत्वपूर्ण है, नवरस तरंग। और अगला है नाना राव प्रकाश। तो जैसा कि नवरस तरंग बहुत महत्वपूर्ण है बेनी प्रवीण की रचना, इसे अच्छे से याद कीजिएगा। आगे देखेंगे, आगे सुखदेव मिश्र की रचना है जिसमें वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, आध्यात्म प्रकाश, रसार्णव, रस रत्नाकर और श्रृंगार लता है। आगे हम देखेंगे याकूब खां की रचना है रसभूषण। उजियारे दौलत राम की रचना है रस चंद्रिका, जुगल रस प्रकाश। वही राम सिंह की रचना है जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण और रस निवास, जिसमें अलंकार दर्पण राम सिंह की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अगला है चंद्रशेखर वाजपेयी जिनकी रचना है रसिक विनोद, नखशिक, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका, ताजक, माधवी बसंत, हरि मानस विलास, हमीर हट जो कि प्रबंध काव्य है। अगला है मतीराम, इनकी फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सत्सई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी है जिसमें रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बनता है महत्वपूर्ण प्रश्न इससे। अगला देखेंगे, अगला कृष्ण देव ऋषि की रचनाओं को देख लेंगे। श्रृंगार रस माधुरी, अलंकार कलानिधि। अगला है कालिदास त्रिवेदी जिनकी रचना है वार वधु विनोद, राधा माधव बुध मिलन विनोद, कालिदास हजारा। अगला है जसवंत सिंह और बहुत महत्वपूर्ण है इनकी रचना, जैसे भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार, जिसमें भाषा भूषण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जसवंत सिंह की। अगला देखेंगे भूषण कवि की रचनाओं को। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है भूषण की रचना। ये
ठीक है, आप अच्छे से इसको याद कीजिएगा। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो भूषण की रचना है। अगला देखेंगे गोप कवि। गोप कवि की रचना है रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण। इसे अच्छे से देखिएगा थोड़ा। अगला है रसिक सुमित, जिनकी रचना है अलंकार चंद्रोदय। अगला है रघुनाथ वंदीजन, जिसकी रचना है रसिक मोहन, काव्य कलाधर और जगत मोहन। आगे देखेंगे कवि दूल्ह को, जिनकी रचना कवि कुल कंठाभरण। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसे अच्छे से देखिएगा। कवि कुल कंठाभरण दूल्ह की रचना है। अगला है रसरूप, जिनकी रचना है तुलसी भूषण। अगला सेवादास, जिनकी रचना है नखशिख, रस दर्पण, गीता महात्म्य, अलबेले लाल जू को नखशिख, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार। अगला है मंडन, जिनकी महत्वपूर्ण रचना है रस रत्नावली, रस विलास, नखशिख, काव्य रत्न, नैन पचासा, जनक पच्चीसी। इनमें रस रत्नावली और नैन पचासा बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है गिरिधर दास की रचना, जिनकी भारती भूषण है। अगला भूषण मुरलीधर, इनकी रचना है छंदो हृदय प्रकाश, अलंकार प्रकाश। अगला राम सहाय, इनकी रचना है वृत्त तरंगिनी, अलंकार प्रकाश और वाणी भूषण। अगला है माखन, जिनकी रचना है श्री नाग पिंगल अथवा छंद विलास। अगला दशरथ, इनकी रचना है वृत्त विचार। अगला है श्रुति मिश्र, श्रुति मिश्र की अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नखशिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अलंकार माला और नखशिख। कई बार इनसे परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं। अगला है उदयनाथ कविंद्र की रचना रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोग लीला। आगे देखेंगे भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रीतिकाल के किस कवि ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद एवं तुक पर विचार किया है, तो क्या हो जाएगा? भिखारी दास। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तरल गति, सदागति, सुबल प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया है। तो ये जो कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, ये सारे जो मात्रिक छंद है, इनका किसने निरूपण किया? तो माखन ने निरूपण किया। बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे हम देखेंगे हिंदी में रीति का अर्थ होता है काव्य रचना पद्धति। बहुत महत्वपूर्ण है कि रीति का अर्थ क्या होता है? तो रीति का अर्थ होता है काव्य रचना की पद्धति, किंतु कहीं कहीं हम इसे पंथ से भी अभिहित किया गया है। मतलब कहीं कहीं इसका अर्थ जो होता है पंथ भी होता है। कुछ उदाहरण भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे हम समझेंगे इसे। केशवदास ने कहा है, समुझ है वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। देखिए पंथ आया है, ये इसका अर्थ भी होता है रीतिकाल का पंथ। चिंतामणि कहते हैं, रीति सुभाषा कवित की बरनत बुध अनुसार। मतीराम कहते हैं, सो विश्रब्द नवोड़ यो बरनत कवि रस रीति। भूषण कहते हैं, सुकविन हूँ कछु कृपा समुझी कविन को पंथ। देव कहते हैं, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। सुरती मिश्र कहते हैं, बरनन मनरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई। निपुण कर्म कवि कौजू तिहि काव्य कहत सब कोई। सोमनाथ कहते हैं, छंद रीति समुझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। भिखारी दास कहते हैं, काव्य की रीति सीखी सुकविन्न सो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। भिखारी दास की यह उक्ति है कि काव्य की रीति सीखी सुकविन्न सो। अगला वे कहते हैं भिखारी दास की, अरु कछु मुक्तक रीति लखी कहत एक उल्लास। अगला कहते हैं, बंदौ सुकविन के चरण अरु सुकविन के ग्रंथ जाते कछु
हूँ लहियो कविताई को पंथ। ये तीनों बातें कौन कहते हैं? तो भिखारी दास जी लिखते हैं। दूल्हा लिखते हैं कि थोड़े क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति। पद्माकर कहते हैं ताही को रीति कहत है रस ग्रंथन की रीति। वेणी प्रवीण जी कहते हैं या रस अरु नव तरंग में नव रस रीत ही देखी। अति प्रसन्न भय ललन जी कि नहीं प्रीति विसेखी। वही प्रताप शाही जी कहते हैं कबित रीति कछु कहत हुए व्यंग्य अर्थ चित लाए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रीति का अर्थ विभिन्न कवियों ने अपने अपने ढंग से दिया है। आगे हम देखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। यानी कविता के सौदागर रीतिकालीन कवियों को किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है और देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कह दिया है। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि रीति काव्य जो है वो यौवन की रमणीयता का काव्य भी है। वही नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। इसको ध्यान दीजिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा जी ने क्या कहा है कि ये जो रीतिकालीन काव्य है इसकी आलोचना पद्धति जो है वो भारतीय मनीषा का रासकालीन वर्गीकरण प्रेम है। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में संपूर्ण रीतिबद्ध कवियों को पढ़कर समाप्त किया है। अगले वीडियो में हम रीति सिद्ध कवियों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। इसे स्वयं तो देखिए ही साथ और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से लाभ उठा सके। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में रीति सिद्ध कवियों के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।